Hello students, how are you? Myself Benakatiar from Shivalay online and live classes for agriculture। मैं यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए उपलब्ध हूँ और एग्रीकल्चर में हम जो कंटिन्यू क्लासेस अपनी अटेंड कर रहे हैं उन क्लासेस में हमने कुछ चीज़ें कुछ टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। जैसे एग्रोनॉमी के बारे में पढ़ा है, एग्रोनॉमी क्या है, एग्रोनॉमी का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा। फिर उसके बाद में सीड के बारे में कुछ पढ़ा, सीड के बाद में उद्यान के बारे में कुछ पढ़ा। इस तरीके से हमारी कंटिन्यू क्लासेस हैं। कंटिन्यू क्लासेस में आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपकी स्टडी भी कंटिन्यू रहेगी और टॉपिक को बखूबी एज ए जो आप ऑफलाइन क्लास अटेंड करते हैं उसी तरीके से इस क्लास को अटेंड करें। इससे ये मत सोचें कि ये ऑनलाइन क्लास है, हम चाहे जैसे बैठ करके इसे ले लेंगे। तो आप जब पूरी स्थिति में ब्रेन को पूरा कंसंट्रेट करके आप ऑनलाइन क्लासें लेंगे तो आपको ऑफलाइन क्लास से ज़्यादा कंफर्ट और ऑफलाइन क्लास से ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। जहाँ आप ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करते हैं, क्योंकि आज कोरोना या कोविड-19 की बात करें तो आज स्थिति ऐसी आ चुकी है कि बाहर निकलना भी हमारे लिए बहुत बड़ी रिस्क हो गई है। और घर पर रह करके हम अपनी स्टडी कैसे करें, तो उसके लिए हमारे पास एक ही साधन है, ऑनलाइन स्टडी। और ऑनलाइन स्टडी आपको काफ़ी सारा मटेरियल और क्लास का जो टाइम है वो टाइम आपका 1 घंटे का टाइम है, वो आपकी ऑफलाइन क्लास की कंपैरिजन में 1 घंटे में आपको कम से कम 2 से 3 घंटे की स्टडी कराता है। तो ऑनलाइन का सबसे पहला फायदा तो ये हो गया कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में हम क्या करते थे, क्लास में रहते थे, टीचर नोट्स लिखाता था, उस समय हम समझ पाते थे, जितना समझ पा लिया समझ लिया, उसका आधा टाइम तो हमारे लिखने में चला जाता था। ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, ऑनलाइन क्लासेस में आपको कंटिन्यू जो चीज़ समझाई जा रही है आप उसे समझते जाएं, नोट्स आपको पीडीएफ में मिल रहे हैं, इसलिए आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। दूसरी नेक्स्ट चीज, आप उस क्लासेस को अपने अगर रिवाइज चाहते हैं तो आपने उसका डेमो वापस देख लिया, उसका वीडियो वापस देखा, एक बार समझ में नहीं आया तीसरी बार देखा, उसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे आपने चैट करके या कमेंट करके अपना क्लियर कर लिया। तो इससे बेटर फैसिलिटी कोई नहीं है। अतः आप ऑनलाइन क्लास पर कंटिन्यू बने रहें और शिवालय क्लासेस से जुड़े रहें, क्योंकि शिवालय राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जेट, ICAR और 12th का बेटर रिजल्ट देने वाला संस्थान है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने जहाँ छोड़ा था, कल अपन ने पढ़ा क्या था वो मैं बता देता हूँ। इरिगेशन के बारे में पढ़ा था, सिंचाई क्या है, सिंचाई कैसे की जानी चाहिए, सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, सिंचाई क्यों करनी चाहिए, सिंचाई की आवश्यकता हमें क्यों होती है, हम फसल की सिंचाई कब करते हैं, क्यों करते हैं, सिंचाई का महत्व क्या है, इसके बारे में हमने स्टडी की। आज हम पढ़ेंगे सिंचाई के साधन क्या है, सिंचाई के स्रोत क्या हैं और इनका कब और कहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है इसके अंदर वो आता है इंपॉर्टेंस के बाद में सोर्स ऑफ इरिगेशन। यानी कि सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के स्रोत की अगर हम बात करें तो सिंचाई के स्रोत का मतलब क्या है, सिंचाई के स्रोत का मतलब है जिनसे हमें जल प्राप्त हो रहा है, यानी कि वे संसाधन जिनसे हमें सिंचाई हेतु जल प्राप्त होता है, वो सारे संसाधन हमारे क्या कहलाते हैं, सिंचाई के स्रोत। अब इन सिंचाई के स्रोत हैं, इन सिंचाई के स्रोत में हम जल किसके द्वारा लाते हैं, वो सारे साधन कहलाते हैं जिन माध्यम से, जिन यंत्रों का हम यूज करके, जिन उपकरणों का यूज करके हम पानी को खेत तक पहुंचाते हैं, वो सारे उपकरण तो कहलाते हैं हमारे सिंचाई के साधन। और जिनसे जिन उन उपकरणों के माध्यम से जिन स्रोतों से पानी हम लेकर के आ रहे हैं या जिन जगहों से पानी लेकर के आ रहे हैं, वो सारे स्थान या वो सारे संसाधन हमारे कहलाते हैं स्रोत। तो स्रोत में सबसे पहला आता है कैनाल, यानी कि नहरें। नहरों के बारे में अगर हम बात करें तो नहरें हमारी जो इंडिया के अंदर नहरें हैं या राजस्थान के अंदर जो नहरें हैं, उन राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली नहरों में सबसे मुख्य है इंदिरा गांधी नहर।
इंदिरा गांधी नहर ने अपने राजस्थान के कुछ एरिए, कुछ क्षेत्र या कुछ जिलों की बात करूं जहां खेती बिल्कुल ना के बराबर होती थी, जमीन या भूमि बहुत उर्वर है, लेकिन उसके बावजूद वहां खेती नहीं हो पाती थी। आज भी राजस्थान में काफी सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मृदा उर्वर होते हुए भी सिर्फ पानी की कमी के कारण खेती नहीं हो पाती है। हम जानते हैं कि राजस्थान में वर्षा काफी कम होती है, यानी औसत जो वर्षा है भारत की उससे काफी कम वर्षा होती है, और कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर वर्षा बिल्कुल ना के बराबर यानी बहुत कम या अति कम मात्रा में वर्षा होती है। ऐसी स्थिति में फसल उगाना संभव नहीं होता। अब बात यही है कि जहां फसल नहीं उग रही है वहां पर मृदा का यूज नहीं हो रहा है और वो मृदा पूरी तरह से उर्वर है। अब वहां पर अगर पानी से स्रोतों में या ऐसे क्षेत्रों में जहां पर पानी की कमी है और मृदा पूर्ण रूप से उपयोगी उर्वर है या उपयोगी है, तो पानी की प्राप्ति होते ही वहां पर फसल उगना शुरू हो जाता है। अगर हम इंदिरा गांधी नहर के आसपास के क्षेत्रों की बात करें जहां पर इंदिरा गांधी नहर से पानी का वितरण किया जा रहा है, उन क्षेत्रों में जो भी क्षेत्र उनके संपर्क में है, उन क्षेत्रों में जो फसल उगाई जाती है उसका प्रोडक्शन राजस्थान में पहले से जहां खेती की जा रही है या काफी समय से खेती की जा रही है उन क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। उसका कारण क्या है कि वहां की मृदा का पहले कभी यूज किया नहीं गया, अब जब वर्तमान में यूज किया जा रहा है तो वो मृदा ज्यादा पुरानी नहीं है, और उसके अंदर जो पोषक तत्व है, चाहे हम गौण पोषक तत्व की बात करें, सूक्ष्म पोषक तत्व की, अति सूक्ष्म की और मुख्य की, तो ये सारे पोषक तत्व लगभग पुरानी मृदाओं की तुलना में अधिक है। जैसा हमने सॉइल फर्टिलिटी में पढ़ा था कि सॉइल फर्टिलिटी में एक मेन फैक्टर था मृदा की आयु। अगर मृदा की आयु अधिक हो जाती है या मृदा का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है तो उसके अंदर मुख्य पोषक तत्व तो हम उर्वरक से पूर्ति कर लेते हैं, मुख्य और गौण की बात करें तो हम जो ऑर्गेनिक मैन्योर है उनसे हम पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती या बहुत कम हो पाती है। ऐसी स्थिति में जब सूक्ष्म पोषक तत्वों का जब हम कंटिन्यू फसल उगाते जा रहे हैं तो धीरे धीरे सूक्ष्म पोषक तत्व कम होते जा रहे हैं और पौधों को कम से कम 21 पोषक तत्वों की आवश्यकता है। चाहे वो हम शारीरिक उनकी क्रियात्मक पोषक तत्वों की बात करें या हम वातावरणीय फैक्टर्स की बात करें, तो ये सारे 21 जो पोषक तत्व हैं वो पौधों के लिए आवश्यक हैं। अब वो 21 पोषक तत्वों में से हमें 10, 12, 15 पोषक तत्व मिल रहे हैं, लेकिन जो पोषक तत्व कम रह गए, अगर मान लो 15 से 16, 17 पोषक तत्व मिल रहे हैं लेकिन 4 पोषक तत्व कम है, तो उनका फसल के उपज पर, उत्पादन पर प्रभाव हमें दिखेगा ही। तो ऐसी स्थिति में हम जहाँ सिंचाई की बात कर रहे हैं तो जहाँ पर जो मृदा उर्वर है और वहाँ पर अगर पानी पहुँच जाता है तो वो वहाँ की क्षेत्र की उपज और उत्पादकता दोनों ही अधिक होती है। अतः नहरें राजस्थान के लिए आवश्यक हैं और नहरों से जहाँ सिंचाई की जा रही है उनमें सबसे मुख्य जो नहर है वो नहर है इंदिरा गांधी नहर। दूसरी चीज बात करें इसके बाद में तालाब। यहाँ पर नहरों में प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार की नहरें हैं जिनसे सिंचाई की जाती है। इसी तरीके से तालाब क्या होते हैं? तालाब ऐसे क्षेत्र आसपास के क्षेत्रों से जहां से पानी बह करके किसी निचले क्षेत्र में इकट्ठा हो जाता है उसे हम तालाब कहते हैं। या कृत्रिम रूप से जो बनाए गए तालाब हैं उनमें सबसे निचले क्षेत्र को देख करके और उसे काफी बड़ा एरिया क्षेत्र दे दिया जाता है जिसमें पानी भर जाता है और उससे हम सिंचाई वगैरह के लिए काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो तालाब है वो आसपास के क्षेत्र का सबसे निचला क्षेत्र होता है जहाँ पर पानी बरसात के सीजन में हर बार भर जाता है, उसे हम तालाब कहते हैं। तालाब से भी सिंचाई की जाती है। फिर इसके बाद में आता है कुएं और नलकूप। कुएं और नलकूप में अंतर क्या है? कुएं का जो क्षेत्र होता है यानी कि जो डायमीटर या उसका जो व्यास होता है वो नलकूप की तुलना में अधिक होता है, जिससे कुएं के अंदर से हम बड़े पात्र से भी पानी
निकाल सकते हैं। और बड़े पात्र से जब पानी निकालते हैं तो उसमें जनरली हमने देखा होगा प्राचीन समय में कुएं होते थे और उनमें बाल्टी वगैरह से हम पानी को लिफ्ट कर लेते थे। उसके अलावा अगर जहाँ पर आज भी कुएं बने हुए हैं और उनमें पानी मौजूद है तो उस पर हम पंप लगा करके भी पानी निकाल लेते हैं। लेकिन नलकूप के अंदर हम या तो हैंड पंप का यूज करते हैं या इलेक्ट्रिक या डीजल पंप का यूज करते हैं, क्योंकि उनका डाया कम होता है, उसके अंदर कोई पात्र आसानी से नहीं जा सकता, इसलिए वहां पर हम उनका यूज किसके द्वारा करते हैं, पानी को लिफ्ट करने के लिए या तो इलेक्ट्रिक पंप या डीजल पंप। इसके अलावा अन्य पंप कारगर नहीं होते। जैसे राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में पानी काफी डेप्थ में है, काफी गहराई पर मौजूद होता है। और अगर मैं यूपी और हरियाणा पंजाब की बात करूं तो वहां पर पानी बहुत कम गहराई पर होता है। तो यहाँ पर गहराई से अधिक गहराई से पानी को लिफ्ट करने के लिए हमें जनरली इलेक्ट्रिक और डीजल पंप की आवश्यकता होती है। इसके बाद में आता है झील। ये भी प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार की होती हैं। झील का आकार तालाब की तुलना में बड़ा होता है। कुछ झीलें प्राकृतिक बनी हुई हैं और कुछ झीलों को कृत्रिम रूप से आवश्यकता अनुरूप बनाया गया है। झीलों में जो पानी होता है उनमें खारी झील और मीठी झील, मीठे जल की पानी की झील भी होती हैं। तो हम यहाँ पर मीठे जल वाली जो झील है उन्हीं को सिंचाई में काम में लेते हैं। खारे पानी से सिंचाई करने पर क्या होगा, मृदा लवणीय हो जाएगी और मृदा पर लवण की मात्रा बढ़ जाने पर या मृदा में लवण की मात्रा अधिक हो जाने से फसल उगना बंद हो जाएगी। इसलिए हमें खारे पानी से या जिसमें लवण बहुत अधिक हो या लवण की मात्रा अधिक हो या मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, ऐसे पानी से हमें सिंचाई नहीं करनी चाहिए। तो ये हो गई झील। ये थे हमारे सिंचाई के स्रोत जिनसे हम सिंचाई के लिए जल को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर जो राजस्थान या इसकी बात करूँ मैं अन्य स्टेट की, तो राजस्थान के अंदर तो मुख्य जो सिंचाई की जाती है वो मुख्य रूप से अपने यहाँ या तो नलकूप हैं और या कुछ नहर का स्थान है जहाँ नहर से जुड़े हुए हैं, उनसे सिंचाई की जा रही है। अब बात आती है साधन। सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं? सिंचाई के साधन यानी कि ऐसे उपकरण, ऐसे यंत्र जिनके द्वारा पानी को इन स्रोतों से खेत तक पहुंचाया जा रहा है। यानी कि वे उपकरण जिनसे पानी को स्रोत से ऊपर उठाकर खेत तक पहुंचाया जाता है, तो उन्हें हम कहते हैं सिंचाई के साधन। अब सिंचाई के साधनों में दो प्रकार के साधन हैं, एक तो प्राचीन साधन और दूसरे हैं वर्तमान में उपयोग में लिए जाने वाले साधन। जो प्राचीन साधन है, प्राचीन साधनों में सबसे जो ज़्यादा देखे जाने वाले साधन थे उनमें थे रहट है, बीड़ी है, चरस है, और इसके बाद में ढेकली है। इस तरह के कुछ साधन थे जिनका हम उपयोग करते थे। तो जिसमें सबसे पहला साधन आता है हमारा हस्तचलित में। हस्तचलित साधन यानी कि जो हाथों द्वारा उपयोग में लिया जा सके। हस्तचलित साधन में पहला आता है ढेकली। ढेकली प्राचीन साधन है और इसमें हाथ जो मानवीय पावर है या मनुष्य की जो पावर है उसके द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी जो जल प्राप्त करने की क्षमता है या इससे जल निकालने की क्षमता है, वो जल निकालने की क्षमता होती है 2000 से 2200 लीटर पर आवर। यानी कि ढेकली द्वारा हम सिंचाई के लिए अगर जल प्राप्त करें तो 2000 से 2200 लीटर प्रति घंटा जल
निकाला जा सकता है, या इससे सिंचाई के लिए 2000 से 2200 लीटर प्रति घंटा जल प्राप्त किया जा सकता है। सेकंड आता है ढेकली के बाद में चरस बेड़ी, जो हस्त पावर में बेड़ी, बेड़ी से हम 2000 से 2500 लीटर जल प्रति घंटा प्राप्त कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो इसकी तुलना में, ढेकली की तुलना में कुछ मात्रा इससे अधिक हो सकती है, लेकिन न्यूनतम 2000 लीटर दोनों से ही प्राप्त किया जा सकता है। और ढेकली और बेड़ी दोनों हैं क्या है, हस्तचलित साधन है। इसके बाद में जो पशु चलित साधन, जैसे हमने कई बार देखा होगा कुछ जगह पर एक बॉक्स, एक रिंग पर बॉक्स लगे हुए होते हैं और उसको एनिमल के द्वारा, एनिमल घूमता रहता है और उसको यांत्रिक पावर, एनिमल पावर को यांत्रिक पावर में कन्वर्ट किया जाता है और कन्वर्ट करके उससे उस रिंग को घुमाया जाता है जिसमें बॉक्स लगे होते हैं और नीचे से वो पानी को लिफ्ट करके ऊपर की ओर थ्रो करते हैं। अभी मैं उसे दिखाता हूँ कैसे, किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर पशु चलित, पशु चलित साधन, ढेकली और बेड़ी दोनों हस्तचलित यानी कि मनुष्य के द्वारा चलाए जाने वाले साधन हैं जिनसे पानी निकाला जाता है। और जो दूसरे हैं पशु चलित यानी कि पशु की पावर को, पशु की शक्ति को उपयोग में लेकर के, जैसे बैल वगैरह का यूज किया जाता था प्राचीन समय में और उससे पानी प्राप्त किया जाता था। तो इसमें आता है सबसे पहला रहट। रहट के द्वारा, रहट पशु द्वारा चलने वाला एक साधन है जिससे पानी लिफ्ट किया जाता है और इससे लगभग 9000 लीटर प्रति घंटा जल प्राप्त किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। 9000 लीटर प्रति घंटा जल इससे सिंचाई के लिए प्राप्त किया जा सकता है। अब रहट होती क्या है, इसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। आपने जनरली कुछ टीवी पर या मूवीज वगैरह में देखा होगा, इस तरह का एक रिंग होती है मेटल से बनी हुई, आयरन की, और इसके ऊपर इस तरीके से बॉक्स लगे होते हैं। ये बॉक्स एक डिब्बे की तरह बॉक्स होते हैं और एक तरफ से ये खुले हुए होते हैं। जैसे ये वाला हिस्सा है, ये खुला हुआ होगा इसका, और बैक साइड इसका जस्ट बंद होगा। जैसे ये नीचे पानी का टैंक या पानी तालाब या जो भी स्रोत है पानी का, वहाँ पर ये लगभग नीचे के कुछ बॉक्स पानी के अंदर डिप होते हैं और जैसे ये राउंड करके बाहर निकलेगा, बाहर निकल करके ये पानी को इस तरीके से दूर थ्रो करता है और यहाँ से नाली जाती है जो खेत तक पानी को पहुँचा देती है। क्योंकि जब हम बॉक्स या बाल्टी से पानी को डालते हैं तो बिल्कुल सीधा उसके नीचे नहीं गिरता, बल्कि उससे कुछ आगे की ओर जाकर गिरता है। तो इसी तरीके से जब ये थोड़ा तेजी से घूमता है तो ये पानी को आगे थ्रो करता है और नाली के द्वारा खेत तक पानी पहुंच जाता है। अब इसको घुमाने के लिए जो यांत्रिक शक्ति चाहिए, मैकेनिकल पावर चाहिए, वो मैकेनिकल पावर पशु से प्राप्त की जाती है। यानी कि यहाँ पर जो एनिमल पावर है उसको एक शाफ्ट के द्वारा मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे ये रहट घूमता रहता है और पानी खेत से जो जल स्रोत है उससे खेत तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पर पहला हो गया रहट। रहट के बाद में दूसरा जो साधन है वो है चरस। चरस से लगभग 8000 लीटर जल प्रति घंटा प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि 8000 लीटर जो जल है, लेकिन रहट की तुलना में कम। तो 8000 लीटर जल किससे प्राप्त कर सकते हैं? चरस से। और चरस कैसा है? पशु चलित साधन है, पशु के द्वारा चलाए जाने वाला साधन। नेक्स्ट इसके बाद में आता है पवन चलित साधन। पवन चलित साधन में जो वायु द्वारा चलने वाले हैं, जैसे विंडमिल या पवन चक्की।
पवन चक्की का उपयोग ऐसी जगह पर किया जाता है जहां पर वायु की गति उचित हो, यानी कि पूरे वर्ष लगातार वायु की गति बनी रहती हो, वायु बहती रहती हो। यहाँ पर 16 मील प्रति घंटा के हिसाब से वायु की गति होनी चाहिए इस पवन चक्की को मिनिमम चलाने के लिए। और ये पवन चक्की में जो मेन रोल है वो है यहाँ पर तो पशु शक्ति को, एनिमल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट किया जा रहा था, यानी पशु शक्ति को यांत्रिक शक्ति में। रहट और चरस में पूरा था पशु शक्ति को यांत्रिक शक्ति में कन्वर्ट किया जा रहा था। जिससे ये रहट और चरस चलते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पवन चक्की में किसका उपयोग किया जा रहा है? यहाँ पवन चक्की में वायु ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा रहा है। यांत्रिक ऊर्जा या यांत्रिक शक्ति में। तो पवन जब वायु की गति होती है तो वायु की गति में विंड मिल में होता क्या है, एक बड़ा पंखा लगा होता है जो काफी बड़े, जैसे आजकल हम देखते हैं मोबाइल के टावर्स वगैरह लगे होते हैं, इस तरह का टावर होता है और उसके ऊपर बहुत बड़ा पंखा लगा हुआ होता है जो वायु की गति से घूमने लगता है। वायु की गति से घूमने पर जो उसके साथ शाफ्ट लगी हुई है वो वायु ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। वो शाफ्ट क्या करता है, जो पंप है उस पंप से कनेक्ट होता है और उस जैसे वो शाफ्ट घूमने लगती है पंप चालू हो जाता है और पंप से पानी लिफ्ट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से पवन चक्की द्वारा ही हम पानी को लिफ्ट कर सकते हैं या पानी को सिंचाई के लिए गहराई से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में आता है शक्ति चलित। शक्ति चलित में जैसे पहला विद्युत चलित पंप, और दूसरा है डीजल चलित पंप। जनरली हमने देखा होगा कि घरों में भी कुछ सबमर्सिबल लगे हुए होते हैं जिनसे पानी को लिफ्ट किया जाता है, यानी वो इलेक्ट्रिक पंप होते हैं जिनको पानी में रखा जाता है और वो पानी को लिफ्ट करके ऊपर की ओर थ्रो करते हैं। तो विद्युत पंप में क्या हो रहा है, विद्युत पंप में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा रहा है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा रहा है। और यहां पर क्या किया जा रहा है, पेट्रोलियम ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा रहा है। यानी कि डीजल पंप से पेट्रोलियम ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, विद्युत के द्वारा विद्युत पंप से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ हम देखें कि सारी की सारी ऊर्जा एक यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब है किसी भी पंप को चलाने के लिए, वाटर को लिफ्ट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता है। अगर हम इसकी जगह सोलर ऊर्जा की भी बात करें, सोलर से चलने वाले पंप जो है वो सोलर यानी कि सूर्य ऊर्जा की, अगर हम थर्ड बात करें कि सूर्य ऊर्जा या सोलर एनर्जी, तो ये भी क्या करेगी, ये भी सौर ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगी। और यहां अगर मैं साइंटिफिक टर्म की बात करूं तो यहां पर ये सभी कार्य जो यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहे हैं, ये सभी कार्य चाहे पेट्रोलियम ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलना या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना या सौर ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, तो यहाँ बीच में कुछ फैक्टर आते हैं। जैसे सौर ऊर्जा पहले किस में बदलेगी, विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा के बाद में किस में कन्वर्ट होगी, यांत्रिक ऊर्जा में। ये सौर ऊर्जा से जो प्लेट्स लगी होती हैं वो क्या करती हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती हैं,
और विद्युत ऊर्जा किसमें बदलेगी, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक पेट्रोलियम ऊर्जा की भी है। पेट्रोलियम ऊर्जा क्या करेगी, पेट्रोलियम को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगी और इलेक्ट्रिक एनर्जी उसे वापस यांत्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जनरली हम नाम जानते हैं मोटर, विज्ञान की टर्म है, साइंस की टर्म है मोटर। मोटर का कार्य क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देना। तो मोटर, जो हमारी मोटर है वो क्या करेगी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगी, जिससे विद्युत जो मोटर का कार्य है वो कार्य उसका विद्युत ऊर्जा मिलते ही उसका शुरू हो जाता है और वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। अब वो यांत्रिक ऊर्जा ही वो पानी को लिफ्ट कर रही है। तो यानी कि किसी भी जगह से या किसी भी साधन का हम उपयोग करें, वो सभी साधन यांत्रिक ऊर्जा से पानी को नीचे से ऊपर लिफ्ट करते हैं। अब बात आती है, जैसे अगर रहट और चरस की हमने कैपेसिटी देखी, डेली और बेड़ी की कैपेसिटी देखी, इसी तरीके से पवन चक्की, विद्युत चलित पंप, डीजल चलित पंप, सौर ऊर्जा पंप, ये सब इनकी शक्तियां सबकी अलग अलग होती हैं। सबसे पहला इन पर फर्क पड़ता है, एक तो स्रोत कैसा है, दूसरा स्रोत, जल स्रोत की गहराई, यानी जल कितनी गहराई पर मौजूद है, तीसरा पंप या मोटर जो भी हम यूज कर रहे हैं इसके लिए, उसकी एचपी कितनी है, पावर कितनी है। और इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि हमारे पास जल स्रोत का प्रकार क्या है, यानी हम नलकूप से जल को लिफ्ट कर रहे हैं या तालाब से जल को लिफ्ट कर रहे हैं या झील से जल को लिफ्ट कर रहे हैं, तो इन सब पर इनकी कैपेसिटी, इनकी कार्यक्षमता निर्भर करती है। तो इसलिए ये अलग अलग, जैसे हम घरों में मोटर यूज करते हैं, कोई 1 हॉर्स पावर की यूज कर रहा है, कोई 2 हॉर्स पावर की यूज कर रहा है, जिसको पानी ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ाना है, ज्यादा प्रेशर से पानी चाहिए तो उसने 2 हॉर्स पावर यूज की, किसी ने 1 हॉर्स पावर यूज की, जिसे कम ऊंचाई तक पानी चाहिए। तो इस तरीके से इनकी कैपेसिटी, अलग अलग कैपेसिटी की मार्केट में अवेलेबल है और उनसे पानी अलग अलग कैपेसिटी में निकाला जा सकता है। तो ये थे हमारे इसके सिंचाई के साधन। नेक्स्ट इसके बाद में आता है हमारे सिंचाई की विधियां क्या है। मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि सिंचाई की विधियां। सिंचाई की विधियों में सबसे पहला पॉइंट आता है कि सिंचाई की विधि है क्या है, किस प्रकार की हो सकते हैं। तो इनको एक जल की उपलब्धता, आवश्यकता, या ये मैं कहूँ कि जो हमने जल को खेत तक पहुंचाने के जो तरीके अपनाए हैं, उनके आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि धरातल से ऊपर पानी को ले जाकर के सिंचाई की जा रही है, धरातल के नीचे ले जाकर के। तो इस पर 2 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है इस आधार पर। तो इसमें पहला आता है धरातलीय, पृष्ठीय या सतही सिंचाई, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अपन सरफेस इरिगेशन। पृष्ठीय सिंचाई, ये सारे नाम एक ही हैं,
चाहे धरातलीय सिंचाई की बात की जाए, चाहे पृष्ठीय सिंचाई की बात की जाए, चाहे सतही सिंचाई की बात की जाए, यानी कि सतह पर जो जल को बहा करके ले जाया जाता है, खेत तक पहुंचाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं सतही सिंचाई। यानी कि सतह के ऊपर जल को स्थानांतरित करते हैं, यानी कि स्रोत से खेत तक लाते हैं। तो अब बात आती है कि जो सिंचाई की विधि है, सिंचाई की विधि का मतलब है कि हम पौधों को पानी, जिस स्रोत से पानी लाया जा रहा है और स्रोत से पानी ला करके खेत में जो उगी हुई फसल है उसको किस तरीके से पानी दे रहे हैं, वो हमारी कहलाती है सिंचाई की विधि। यानी कि जो स्रोत है, स्रोत से प्रत्येक पौधे तक पानी किस किस तरीके से, किस किस ढंग से पहुंचाया जा रहा है, वही हमारी सिंचाई की विधि होती है। तो यहाँ पर जो हम अभी अध्ययन कर रहे हैं या हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारी धरातलीय, पृष्ठीय या सतही सिंचाई यानी सरफेस इरिगेशन, यानी कि सतह पर पानी को एक बहा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना। तो इसके अंदर जो पहला मेथड है हमारा, वो पहला मेथड आता है सिंचाई की विधि में प्रवाह विधि। प्रवाह विधि के अंदर क्या होता है, खेत को या तो पट्टियों में बांट दिया जाता है या पूरे खेत को समतल करके और उसके अंदर पानी को छोड़ दिया जाता है। जैसे ये मुख्य नाली है और मुख्य नाली से ये पूरा खेत है और इसके अंदर हमने 2-3 कट बना करके और पानी को छोड़ दिया। इससे क्या होगा, पूरे खेत समतल है तो पूरे खेत में समान रूप से पानी का वितरण हो जाएगा। इसके अंदर हमें सहायक नाली की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि मुख्य नाली से ही सीधे पूरे खेत में पानी को पहुंचा दिया जाता है। कुछ जगह पर इनकी पट्टियां बना करके, जैसे लंबी लंबी पट्टियां बना दी जाती हैं, इस तरीके से काफी लंबी होती है, इनकी लंबाई का कोई मेजरमेंट नहीं होता, खेत के अकॉर्डिंग हो सकती है ये, और इस तरह पट्टियां बना करके प्रत्येक पट्टी में पानी को छोड़ दिया जाता है, जिसे हम जनरली कहते हैं पट्टीदार खेती। तो उसमें पट्टियां बना करके, तो ये हमारा क्या है, प्रवाह विधि, यानी कि पानी को बहा करके खेत तक ले जाना और खेत में पूरा पानी को ऐसे ही छोड़ देना बिना नाली बनाए, वो सीधा है प्रवाह विधि। सेकंड आता है प्रवाह विधि का यूज क्या है, प्रवाह विधि का रोल क्या है। तो प्रवाह विधि में हमें बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती, बहुत सिंपल विधि है, इसमें बहुत ज्यादा नालियों वगैरह में जगह खराब नहीं होती, और सबसे मेन चीज है कि इसका अगर ढाल सही है तो पानी आसानी से खेत तक पहुंच जाता है। अब इसमें प्रवाह विधि में बात करें तो हमें जो जगह चाहिए, जो स्थान है, उसमें क्या क्या जरूरत पड़ती है। एक तो क्षेत्र हमारा समतल होना चाहिए, जो हमारा खेत है वो समतल होना चाहिए। इसका ढाल ऐसा हो कि जहां पानी खेत में छोड़ा जा रहा है वहां से लास्ट तक पानी पहुंच सके, यानी कि बहुत ज्यादा ढाल भी ना हो और बिल्कुल समतल भी ना हो जिससे पानी आगे ना जाए। तो यानी कि इसका बहुत हल्का सा ढाल होना चाहिए, जिस जगह पानी छोड़ा जाता है उससे खेत के प्रत्येक क्षेत्र में वितरित हो सके। फिर इसके बाद में यहाँ मृदा कौन सी होनी चाहिए, क्ले मृदा, यानी कि काली मृदा होनी चाहिए। अगर रेतीली या बलुई मृदा होगी तो वो पानी को नाली में ही आके नहीं भरने देगी, नाली में ही पानी को अवशोषित करती जाएगी और पानी काफी मात्रा में नीचे की ओर लीचिंग कर जाएगा, जिससे पानी बहुत ज्यादा व्यर्थ होगा। फिर इसके बाद में क्ले मृदा क्या करती है, क्ले मृदा पानी को बहुत ज्यादा लीच नहीं होने देती है, थोड़ी कठोर होती है, जिससे उसका क्षरण भी नहीं होता। अगर बलुई मृदा में नाली बनाएंगे तो एक तो नाली स्थायी नहीं बन पाएगी, या तो हम पक्की नालियां बनाएं, और अगर हम अस्थायी नालियां बनाते हैं तो अस्थायी नाली थोड़ी देर में ही बंद हो जाएगी और उससे मृदा का क्षरण भी अधिक होगा। क्ले मृदा में मृदा का क्षरण कम होगा और नाली काफी देर तक, अस्थायी नालियां लेकिन वो काफी समय तक बनी रहती है। फिर इसके बाद में आता है क्ले मृदा के बाद में एक तो क्षेत्र समतल हो, दूसरा ढाल उसका सही हो, तीसरा क्ले मृदा हो, चौथा पानी अधिक मात्रा में हो। अगर पानी अधिक मात्रा में है तो ही हम इस विधि का उपयोग कर पाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा
कि पानी रास्ते जिस स्रोत से हम लेकर के पानी को आ रहे हैं और खेत तक पहुंचा रहे हैं, उस रास्ते में काफी सारा पानी वाष्पीकरण द्वारा, मृदा के मृदा द्वारा ग्रहण करने के द्वारा, और उसके बाद में जो रास्ते में नालियों में खरपतवार उगे होंगे उनके द्वारा एब्जॉर्ब करने के बाद में बाकी बचा हुआ पानी खेत तक पहुंचेगा। तो रास्ते में यूज किया जा रहा है पानी, चाहे वो मृदा के द्वारा या वो वाष्पीकरण के द्वारा हानि हो रही है या खरपतवारों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो इसमें पानी काफी सारी मात्रा में व्यर्थ हो जाता है। इसमें ये तो थे हमारी कुछ ऐसी आवश्यकताएं जिस विधि हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में इसका दोष क्या है? इसमें एक तो पानी बहुत अधिक व्यर्थ होता है, पानी बहुत अधिक व्यर्थ होता है, पानी की अधिक मांग होती है, अधिक आवश्यकता होती है। तीसरा, खरपतवारों के बीच खरपतवार की समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि काफी दूरी से अगर पानी आ रहा है तो नालियों में उगे हुए खरपतवार उनके बीच खेत तक पहुंच जाते हैं, उनके वानस्पतिक भाग खेत तक पानी के साथ साथ पहुंच जाते हैं, जिससे खेत में खरपतवार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। प्रवाह विधि के बाद में सेकंड विधि आती है हमारी, वो है सेकंड विधि क्यारी विधि। क्यारी विधि में क्या होता है? सेम यही सिस्टम है, लेकिन क्यारी में क्या होगा, इस खेत को पूरा खेत या पट्टियां ना रख करके इसमें हम क्या करते हैं, क्यारियां बना देते हैं। जैसे अब इन पट्टियों को हम छोड़ दें और ये हम मान लें कि ये क्यारियां हैं। अब इन क्यारियों में ये तो हो गई मुख्य नाली और ये हो गई सहायक नाली। इसमें क्या करेंगे, ऐसे कट लगा देंगे और सहायक नाली से इन क्यारियों में पानी चला जाएगा, जिससे पूरे क्षेत्र के अंदर पानी वितरित हो जाएगा। यहाँ भी यही चीज होगी कि एक तो सतह कैसी होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए। दूसरा, ढाल इसका कैसा होना चाहिए, ढाल ऐसा हो जिस जगह पानी छोड़ा जा रहा है उससे पूरे क्यारी के अंदर पानी का वितरण समान हो सके। नेक्स्ट है इसके अंदर जो जिस विधि में हम इसका उपयोग करेंगे वो मृदा कैसी होनी चाहिए, क्ले मृदा होनी चाहिए, क्योंकि क्ले मृदा में ही पानी आगे तक बढ़ पाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद में जहाँ पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध हो वहां पर हम इस विधि का क्यारी विधि का उपयोग कर सकते हैं। फिर इसके साथ में इसके दोष क्या है, इसके दोष भी यही है कि इसमें पानी अधिक मात्रा में व्यर्थ होगा, खरपतवार की समस्या अधिक होगी, अधिक पानी की मांग की आवश्यकता होगी, और जनरली इसके ढाल वगैरह को मेंटेन करने के लिए हमें या क्यारी बनाने के लिए थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज की भी आवश्यकता होगी। तो ये सारी चीजों के साथ ही दूसरी है क्यारी विधि। क्यारी विधि के साथ यानी कि प्रवाह विधि में जो चीजें रिक्वायर्ड हैं और जो दोष हैं वही इसके क्यारी विधि के हैं। नेक्स्ट क्यारी विधि के बाद में आता है नाली विधि। इसमें हम क्या करते हैं, खेत को क्यारियों में बांट करके सहायक नाली, मुख्य नाली बना करके और नाली के माध्यम से क्यारी में पानी को पहुंचा देते हैं। तो इसे हम कहते हैं नाली विधि, यानी कि नालियों के माध्यम से खेत तक पानी को पहुंचाना, यानी प्रत्येक पौधे तक, प्रत्येक क्यारी तक पानी को पहुंचाने का क्रिया नाली द्वारा की जा रही है, तो वो नाली विधि कहलाती है। ठीक इसी के बाद में आती है पूर्ण विधि। क्योंकि हम सभी कृषि से जुड़े हुए हैं, तो कुछ और अगर कृषि से नहीं भी जुड़े हुए तो यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि पूर्ण और मेड़ क्या होते हैं। जब हम क्यारी बनाते हैं, जैसे अगर ये क्यारी है और क्यारी के अंदर पानी इस जगह से जा रहा है, हमेशा ध्यान रखें क्यारी के अंदर जो पानी जाएगा वो लंबाई वाले क्षेत्र में प्रवाह होगा, ना कि चौड़ाई वाले क्षेत्र में। जैसे ये क्यारी की लंबाई ये है और ये चौड़ाई है इसकी, तो ऐसी स्थिति में पानी जिस जगह से जाएगा तो वहां पर मैं बता देता हूं पूर्ण क्या है और मेड़ क्या है। इस तरीके से हम खेत के अंदर पूर्ण और मेड़ बनाते हैं। जो ये लाइनें मैं बना रहा हूं, ये ऊपर उठा हुआ मिट्टी वाला हिस्सा है जो मेड़ कहलाता है। यानी कि हमने इस क्यारी के अंदर नाली बनाई है और मिट्टी को इस जगह से ऐसे इकट्ठा किया है नाली में से निकाल करके, तो जो ऊपर उठा हुआ भाला भाग है ये कहलाएगा मेड़।
और नीचे वाला भाग कहलाएगा कुंड। जो पानी का प्रवाह होगा इस विधि में वो कुंड के अंदर होगा, और जो मैं ये सेफ बना रहा हूं, ये सेफ लगभग पानी को शुरू से लेकर के और लास्ट तक पहुंचाने के लिए। अब इसमें बीच में जो हमें नाली दिखाई दे रही है, जो घूम करके पानी जा रहा है, तो पानी का प्रभाव कैसे होगा, इस तरीके से यहां से बहता हुआ पानी पूरी क्यारी के अंदर वितरित होगा। और इस तरीके से लास्ट तक पहुंच जाएगा। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि क्यारी का ढाल इस तरीके से हो, यहां से ऊंचा हो तो यहां तक जाकर के नीचा हो, जिससे पानी लास्ट तक की क्यारी के अंदर पहुंच सके। अगर ये ढाल सही नहीं होगा तो पानी लास्ट तक क्यारी में नहीं पहुंच पाएगा, बीच में पानी रुक जाएगा, पानी का भराव हो जाएगा, कुछ जगह तो पानी की अधिकता हो जाएगी और कुछ जगह पानी की न्यूनता हो जाएगी। यानी कि एक जैसा पानी समान वितरण होना चाहिए, जिससे प्रत्येक पौधे को समान जल मिल सके और प्रत्येक पौधा समान रूप से ग्रो कर सके। तो ये है हमारी कुंड और मेड़ विधि। तो इसे हम जनरली कुंड विधि बोलते हैं। इसमें कुंड और मेड़ बनाए जाते हैं और पानी को मुख्य नाली से सहायक नाली से जोड़ते हुए क्यारी तक पहुंचाया जाता है। तो इसी प्रकार जैसे यहाँ पर अपन ने क्यारी बनाई है, इनके अंदर से फर्क कितना होगा, नाली इसी तरीके से रहेंगी और नाली का जो कट बीच में है उसकी जगह किनारे पर होगा। इससे पानी पूरी क्यारी में कुंड और मेड़ बना करके वितरित कर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं कुंड विधि। कुंड विधि के बाद में आता है नेक्स्ट हमारा थाला विधि और वलय विधि। थाला विधि और वलय विधि। थाला विधि और वलय विधि का मतलब है कि ये जो विधियां हैं ये हम खेत में यूज नहीं करते। तो यहां मैं एक चीज क्लियर कर दूं, 1 से 4 तक की जो धरातलीय या सतही या पृष्ठीय सिंचाई विधि है, इनको हम खेत में यूज करते हैं। और किसके लिए, पौधों की सिंचाई के लिए। और थाला विधि और जो वलय विधि है, ये दोनों विधियां यूज की जाती हैं उद्यानों में, चाहे वो अलंकृत वृक्ष हो चाहे सजावटी वृक्ष हो, उनकी सिंचाई के लिए उपयोग में ली जाती है। अब थाला विधि और वलय विधि, थाला विधि और वलय विधि दोनों लगभग दिखने में एक जैसी है, तरीका भी एक जैसा है, बस इनको नालियों से मैनेज करना एक अलग अलग तरीका है। नालियों से अलग अलग तरीके से इनको जोड़ा जाता है, इसलिए ये दोनों अलग अलग हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि थाला है क्या है। जैसे ये एक पौधा है, पौधे के पास या वृक्ष है, इसके पास में कुछ लगभग 1 से 1.5 फीट के करीब मिट्टी को छोड़ दिया जाता है। यानी कि तने के चारों तरफ कुछ मिट्टी को छोड़ने के बाद में इसके चारों तरफ एक वलय, एक रिंग बनाई जाती है और वो रिंग कहलाती है थाला, यानी कि नाली बना दी जाती है चारों तरफ पौधे के। तो इसे हम क्या कहते हैं, थाला कहते हैं। और इसमें पानी भरा रहता है। अब रीजन है या क्या रीजन है जो हमने खेत की इसके पौधे के पास में मिट्टी छोड़ी है। तने के पास में मिट्टी छोड़ने का कारण है कि पानी सीधा तने के संपर्क में नहीं आना चाहिए। अगर पानी सीधा तने के संपर्क में आ जाएगा तो तने में सड़न, गलन, बिगलन जैसे रोग लग जाएंगे और तने से पौधा खराब होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम तने के सीधे संपर्क में पानी ना आए, इसलिए हम क्या करते हैं, इस मिट्टी को तने के आसपास छोड़ देते हैं। यानी कि कुछ मिट्टी ऐसी रहनी चाहिए जो तने से जुड़ी हुई रहे, पानी को डायरेक्ट संपर्क में आने से रोक दे, इसके तने के संपर्क में आने से। तो ये तो हो गया हमारा थाला। और थाले के अंदर जो मिट्टी छोड़ी उसका रीजन मैंने बताया, और उसके बाद में ये नाली बताई। ये नाली जो इसके चारों तरफ बनाई जाती है वो पौधे के आकार पर डिपेंड करती है कि थाला कितना बड़ा होना चाहिए। अब बात आती है कि थाला विधि में किस तरीके से पौधों में ये अपनाई जाती है। जैसे मैं अगर इसके आगे में बना दूं, ये दूसरा पौधा है और इसके चारों तरफ हमने ये थाला बना दिया है। इसी तरीके से ये तीसरा पौधा है और इसके चारों तरफ हमने ये थाला बना दिया। अब ये 3 थाले बने होंगे। इसी तरीके से आगे और क्रम में पौधे होंगे और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ये मुख्य नाली है और यहाँ से ये सहायक नाली है।
इस तरीके से हमने इसको जोड़ दिया। ये हो गई थाला विधि। यानी कि मुख्य नाली से सहायक नाली। ये जब यहाँ से मुख्य नाली में आगे प्रवाह हो रहा है और इस तरीके से जितनी भी कतार आएंगी और हमें इसको जोड़ते जाएंगे और इस तरीके से ये जो पौधों के डायरेक्ट संपर्क में आ रहा है, यानी कि पौधों के प्रत्येक पौधे को एक नाली के द्वारा जोड़ा जा रहा है, फिर दूसरी कतार में दूसरी नाली द्वारा जोड़ा जा रहा है, यानी एक कतार के सभी पौधे एक नाली से जुड़े हुए हैं। अब बात आती है कि ये जो थाला विधि है ये हमें लाभदायक है हमारे लिए या हानिकारक है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है क्यों हानिकारक है। ये हमारे लिए हानिकारक है, पौधों के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसमें अगर मान लो यहाँ से जल तो स्वस्थ जल या शुद्ध जल जा रहा है और इस पौधे में कोई रोग लग जाता है तो यहाँ से ये जल उस रोगाणु को दूसरे पौधे तक पहुंचा देगा, दूसरे पौधे से ये रोग तीसरे पौधे तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार से एक कतार में लगे हुए पौधे, अधिकांश पौधे रोगग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाएगी, यानी कि संक्रमण की समस्या बढ़ जाएगी। एक पौधे से दूसरे पौधे तक रोग पहुंचना इजी हो जाता है, इसलिए हमारे लिए ये विधि हानिकारक है। अब बात आती है नेक्स्ट वलय विधि। वलय विधि या थाला विधि में अंतर क्या है, इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूं कि इसका विन्यास या इसका किस तरीके से हम इसको लगाएंगे। जैसे ये मुख्य नाली है और इससे ये सहायक नाली निकल रही है। नाली को इस तरीके से खुला रखा जाएगा जिससे पानी आ सके इस जगह से। ये किसी स्रोत से पानी आ रहा है, जो भी स्रोत है हमारे पास जल का उपलब्ध है, चाहे नलकूप है, तालाब है, झील है, तो जब पानी इस तरीके से गति करेगा तो ये पानी का फ्लो इस तरीके से होगा। और जितनी भी कतार हैं उनमें जो सहायक नालियां हैं, ये तो है मेन कैनाल और ये है सहायक नाली यानी कि आससरी कैनाल। अब यहाँ पर पौधे कहाँ लगे हुए हैं, मैं एक बार डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये पौधे लगे हुए हैं, अब इन पौधों के चारों तरफ हमें थाले भी बनाने, ये हमने इसके चारों तरफ थाले बना दिए। वही कुछ मिट्टी छोड़ेंगे तने के पास और उसके बाद में इस तरीके से थाला बना देंगे। याद रखेंगे थाले में पौधा हमेशा बीच में मौजूद होना चाहिए। ये हमने थाले बना दिए। अब इन थालों को नाली से जोड़ना है, तो हमने ये थाले सहायक नाली से जोड़ दिए। और इन नालियों को डायग्राम में हमने ओपन कर दिया। एक्चुअल में भी ओपन ही होंगे जिससे पानी थाले से पौधे तक पहुंच सके। ये पानी का रास्ता ओपन हो गया। अब इस तरीके से पानी जो यहाँ आ रहा है वो इधर जाएगा, सहायक नाली से इधर जाएगा, इधर पौधे के पास, इस पौधे के पास, इस पौधे के पास, इस पौधे के पास। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक पौधे से पानी दूसरे पौधे पर नहीं जा रहा है, सिर्फ ये सहायक नाली पानी को डाइवर्ट कर रही है। यहाँ पर जाकर के पानी रुक गया, यहाँ जाकर के पानी रुक गया, यानी इस पौधे से जुड़ा हुआ पानी है, इस पौधे से अगले पौधे में पानी नहीं जा रहा है। तो इससे क्या होगा, अगर इस पौधे में कोई रोग लगा हुआ है तो वो दूसरे पौधे में संक्रमण की समस्या नहीं होगी, ये संभावना बहुत कम या ना के बराबर होगी। तो ये विधि हमारे लिए इसीलिए लाभदायक है क्योंकि इसके अंदर एक पौधे से संक्रमण दूसरे पौधे तक नहीं हो पाता। अगर इसमें एक पौधे से दूसरे पौधे में संक्रमण होता तो हमारे लिए ये विधि भी अनुपयुक्त होती। अतः इसके अंदर
वाले विधि के अंदर हम थालों को इस प्रकार से मैनेज करते हैं, पौधों को इस प्रकार से मैनेज करते हैं, नालियां इस तरीके से बनाते हैं कि प्रत्येक पौधे का पानी सेपरेट रहे और वो दूसरे पौधे के संपर्क में ना आए। अतः ऐसी स्थिति में जो हमारे पौधों तक पानी पहुंच रहा है वो सिर्फ सहायक नाली है, जो सहायक नाली दोनों तरफ से दोनों पौधों को अलग अलग पानी सप्लाई कर रही है, जिससे पौधों के अंदर संक्रमण की समस्या समाप्त हो जाएगी और पौधों में रोग लगने की समस्या नहीं रहेगी। ये बहुत कम चांसेस हो सकते हैं कि जो पौधों में रोग लगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अपना जो है वो है कि ये उद्यान में अलंकृत पौधों के लिए और फलदार वृक्षों के लिए मुख्यतः उपयोग में ली जाती है। इसके बाद में आता है हमारा अंडरग्राउंड मेथड, यानी कि भूमिगत सिंचाई। भूमिगत सिंचाई, भूमिगत सिंचाई क्या है? भूमिगत सिंचाई हम अंडरग्राउंड नालियां बना करके, पाइप लगा करके और उससे पौधे तक या खेत तक या क्यारी तक जो पानी को पहुंचाते हैं, तो उसे हम कहते हैं अंडरग्राउंड या भूमिगत सिंचाई। अब बात आती है कि नालियां कैसी होती हैं, नालियों का क्या क्रम होता है। तो इसमें हमारे लिए फायदा क्या है? सबसे मेन फायदा है कि यहाँ पर हम नालियां जितनी भी बना रहे हैं धरातल पर बना रहे हैं और उससे काफी कृषि योग्य भूमि हमारी नष्ट हो जाती है। किसमें? नालियां बनाने में, खेत से वो स्रोत से खेत तक जल को ला कर लाने में, नालियां बनाने में। कई बार नालियां टूट जाती हैं, कई बार नालियों में खरपतवार हो जाते हैं, कई बार नालियां रुक जाती हैं जिससे पानी प्रॉपर खेत तक नहीं पहुंच पाता और इस तरह की कुछ समस्याएं रहती हैं, जिसके कारण पृष्ठीय सिंचाई की तुलना में हमारी जो अंडरग्राउंड या भूमिगत सिंचाई है ये हमारे लिए ज्यादा उपयोगी होती है। इसमें ना तो खरपतवार की समस्या होती है, ना ही इसमें पानी के रुकावट की, जो जैसे खुली नाली है, किसी जंतु ने किसी नाली को तोड़ दिया और पानी आगे नहीं पहुंच पाया, ये समस्या भी बहुत कम होती है। तीसरी चीज आती है, इसमें वाष्पीकरण द्वारा पानी का बहुत सारा नुकसान होता है, बहुत ज्यादा हानि होती है। और जो भूमिगत सिंचाई है इसमें पानी की हानि बहुत न के बराबर या बहुत कम होती है, क्योंकि पानी सीधा जड़ों तक पहुंच रहा है या पानी सीधा पौधों तक पहुंच रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो वाष्पीकरण खुले में हो रहा था वो हमारा बच गया। काफी सारी मात्रा में मृदा पानी को अवशोषित कर लेती थी जिस रास्ते से पानी जा रहा है, तो वो भी समस्या यहाँ पर कम हो गई। यानी कि यहाँ पर पानी की मांग अधिक थी, यहाँ पर सतह का समतल होना जरूरी था। तीसरी चीज क्ले मृदा का होना आवश्यक था। लेकिन यहाँ पर हम जैसे ये जो अधोभूमि सिंचाई अंडरग्राउंड इरिगेशन है, इसके अंदर हम क्या, चाहे रेतीली मृदा हो, बलुई मृदा हो या यहाँ पर ढाल, जो सतह का ढाल है वो अपना उबड़ खाबड़ हो या किसी भी तरीके का हो, पानी कम मात्रा में, तब भी हम इससे सिंचाई कर सकते हैं। अतः जो हमारी भूमिगत सिंचाई है ये हमारी एक कहा जाए कि अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छी सिंचाई की विधि है, जिसके माध्यम से इसमें खर्चा तो प्रारंभिक अधिक आता है किसकी तुलना में, पृष्ठीय सिंचाई की तुलना में। लेकिन एक बार स्टार्टिंग जो अपना हमारा इन्वेस्टमेंट है उसके बाद में हमारे लिए काफी समय तक ये नालियां उपयोगी बनी रहती हैं। और दूसरा, पानी की बचत काफी मात्रा में होती है। तीसरा, खरपतवार की समस्या नहीं होती है। चौथा, भूमि ढाल अगर सही ना हो तब भी पानी प्रत्येक पौधे तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार की कई सारी सुविधाएं, कई सारी फैसिलिटी इस विधि से हमें प्राप्त होती हैं, जिससे हम आराम से खेती कर सकते हैं। यानी कि राजस्थान जैसे क्षेत्रों के लिए तो ये बहुत अच्छी विधि है, जिससे हम पौधों की सिंचाई कर सकते हैं, खेत की सिंचाई कर सकते हैं। तो ये आज हमने पढ़ा सिंचाई की साधन, सिंचाई के स्रोत और उसके बाद में सिंचाई की विधियां। सिंचाई की विधियों में हमने अभी पढ़ी हमने पृष्ठीय सिंचाई। नेक्स्ट आपका कल की क्लास में होगा भूमिगत सिंचाई के बारे में जानकारी, और इसके बाद में इन सिंचाई से जुड़े हुए ऐसे बिंदु जो हमारे 12th के अलावा जेट, ICR और अन्य क्लास में जो कॉम्पिटिशन क्लासेज हैं या कॉम्पिटिशन एग्जाम हैं उनमें पूछा जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये जो
मेन पॉइंट थ्योरी हमारी और मेन पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को लर्न भी करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझना है। हमारी चूंकि 12th बोर्ड है तो इसलिए हमारे ये जो सब्जेक्टिव मैटर है वो हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, हम डायग्रामेटिकली उसे रिप्रेजेंट कर सकें। अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन जब बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता है तो हम उसे एक डायग्राम के माध्यम से, डायग्राम पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन हम उसे एक्सप्लेन करने के लिए एक बार रफली डायग्राम बना करके अगर उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारी मार्किंग अच्छी होती है। यानी कि ये पता लगता है कि आपने थ्योरी में जो लिखा है अगर आपने डायग्राम बना के दिखा दिया तो ये पता लग जाता है कि आपको वो चीज़ समझ में आ गई है और आप उस चीज़ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर पा रहे हैं, चाहे आप शब्दों में ना लिख पाए लेकिन डायग्रामेटिकली आपने अच्छी तरह उसे रिप्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट चीज आती है, कुछ जगह में क्या होता है कि डायग्राम पूछा जाता है लेकिन हम डायग्राम उसे भी रफली बना देते हैं, लेकिन जहाँ डायग्राम पूछा गया वहाँ डायग्राम रफली नहीं बनाना है, वहाँ डायग्राम फेयर बनाना है। लेकिन जहाँ डायग्राम नहीं पूछा गया और हम डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं तो वहाँ पर हम रफली डायग्राम बना करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमारा जो पॉइंट टू पॉइंट जो हमारी क्लास चल रही है पॉइंट टू पॉइंट, उसी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट मेथड हमें जो हमारी बोर्ड की एग्जाम होगी उसमें हमें लिखना है जिससे हमारी मार्किंग अच्छी हो सके। और इसी के साथ नेक्स्ट क्लास के लिए अलविदा और बेस्ट ऑफ लक।